हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मूल अधिकार की विशेषताएं। ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट्स की कुछ विशेषताएं हैं उनके बारे में। क्योंकि अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो पॉलिटी जो हमारी यानी कि बात करें तो एम लक्ष्मीकांत जी की बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं और उनकी बुक से नोट्स बनाई गई है और नोट्स से हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कई सारी बातें जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है कि किस आर्टिकल में है, किस भाग में है और कितने हमें राइट्स प्राप्त है, ठीक है, उनके बारे में हमने कल समझा है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक चीज़ जो लाई जाती है तो ऐसा तो है नहीं कि फालतू में ही ला दी जाएगी और उसका कोई मीनिंग नहीं होगा या उसकी कोई विशेषताएं नहीं होगी। हमारी आपकी सबकी विशेषताएं कोई ना कोई होती हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स जो है उसकी भी विशेषताएं हैं, डीपीएसपी है उसकी भी विशेषताएं हैं और हमारे जो मूल कर्तव्य हैं यानी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनकी भी कहीं ना कहीं कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम बात करने वाले हैं अपने जो मूल अधिकार है उनकी विशेषताओं के बारे में। तो सबसे पहले क्या है कि मूल अधिकार नागरिक के लिए उपलब्ध है। ठीक है, यानी नागरिक के लिए का मतलब क्या है कि नागरिकों के लिए उपलब्ध है। नागरिकों का मतलब जिनको भारत की नागरिकता प्राप्त है, जबकि कुछ अधिकार विदेशी लोगों के लिए भी हैं। यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है वो मेन रूप से भारतीय नागरिक के लिए हैं, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार हैं जो कि क्या है विदेशी लोगों के लिए भी है। उसके बाद हम बात करें तो ये असीमित नहीं है लेकिन वाद योग्य हैं। ठीक है, यानी कि ये इनका कोई ऐसा नहीं है कि ये असीमित हो, ये लिमिट में है। 6 ही हमको राइट प्राप्त है ना, तो हम ये नहीं कह सकते। और ये जो मैं बता रही हूँ आप इसको नोट्स में अपने नोट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि जब भी आप सपोज स्टेट पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं या यूपीएससी का दे रहे हैं और या नहीं भी दे रहे हैं, यदि इन दोनों में से किसी का भी दे रहे हैं, वहाँ पे सीधे डायरेक्ट आता है कि डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट्स में अंतर लिखो, तो आप ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और ये काफ़ी आपके नंबर बढ़ाने के लिए बहुत ही यूजेबल होंगे। तो यहाँ पे इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। ठीक है, और यहाँ पे क्या बातें की जा रही है कि ये असीमित नहीं है, यानी कि ये सीमित है। ठीक है, जब असीमित नहीं है तो फिर सीमित है, लेकिन वाद योग्य है। लेकिन क्या है ये वाद योग्य हैं, यानी कि न्याय योग्य हैं ये। ठीक है, उसके बाद आता है कुछ मामलों को छोड़कर इनमें से ज्यादा अधिकार राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ है। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिनको छोड़ दें यदि, तो ज्यादातर क्या होते हैं कि राज्य के मनमाने रवैये के खिलाफ होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे चौथा जो हमारी इसकी विशेषता है, इसमें यानी कि इनमें से कुछ नकारात्मक विशेषता वाले तथा कुछ सकारात्मक विशेषता वाले होते हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है तो कुछ नकारात्मक विशेषता वाले होते हैं, कुछ सकारात्मक विशेषता वाले भी होते हैं। ये न्यायोचित है। ठीक है, यानी ये मतलब इनके लिए हम लड़ाई लड़ सकते हैं। ये व्यक्ति को अदालत जाने की अनुमति देते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अदालत में जाके उसके यदि कोई हनन कर रहा है तो आप गुहार लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है यानी बात करें तो जो हमारा मौलिक अधिकार है वो हम क्या मतलब हमें अदालत में जाने की अनुमति देता है। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, और वहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि संविधान का संरक्षक कौन है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय है। और जो हमारा यानी कि उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, तो क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गारंटी दी जाती है इसकी सुरक्षा की। ठीक है, कि हम जितने भी ये अधिकार प्राप्त हैं उन सभी का में से किसी एक का भी यदि हनन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट न्याय दिलाएगा। और उसके बाद हम आगे देखें तो क्या होता है कि ये स्थायी नहीं है। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती कर सकती है लेकिन संशोधन अधिनियम के तहत, ना कि साधारण विधेयक द्वारा। यानी कि जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या है, स्थायी नहीं है। जैसे हालांकि अभी एक ही इसमें से कटौती किया गया है जो संपत्ति का अधिकार था, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो कि स्थायी क्यों नहीं है। अब संपत्ति के अधिकार को ही यहाँ से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से। तो पहले 7 थे अब 6 ही बचे। यानी इसी का मतलब है कि अभी भी यदि चाहे कुछ लगता है कि ये अधिकार ठीक ठाक नहीं है तो वो क्या कर सकती है, संसद, और कोई नहीं, केंद्रीय राज्य नहीं, संसद इसको क्या कर सकती है, कटौती कर सकती है। तो यहाँ पे यदि पूछा भी जाता है कि कौन ऐसी संस्था है या राज्य या केंद्र या राष्ट्रपति या संसद में से कौन
जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, कटौती कर सकते हैं, तो आप वहाँ पे आंसर लगाओगे संसद होगा, ठीक है। लेकिन संशोधन अधिनियम की तहत होता है, ना कि साधारण विधेयक के द्वारा ऐसे ही पारित कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 देन 21 को छोड़कर इन्हें क्या किया जाता है कि निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि आर्टिकल 20 और 21 में क्या बात की गई है, दैहिक दैविक रूप से जो भी हमारे जीने का, सांस लेने का, उठने बैठने का है, तो 20 और 21 को क्या किया जा सकता है, चाहे आपातकाल हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि सॉरी अब ऐसा तो है नहीं कि हम लोग क्या करेंगे कि मना करेगी सरकार कि आप सांस लेना बंद कर दो, हंसना बंद कर दो, रोना बंद कर दो, जो कि हमारे आर्टिकल 21 में बात की गई, ठीक है। दैहिक और दैविक रूप से हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है, लेकिन अभी तक यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन था कि हमें अपने से आत्महत्या करने की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन एक कानून आया था जिसके तहत आत्महत्या करने की भी वहाँ से ऑर्डर लेना पड़ता है, उसके बाद आपको स्वतंत्रता मिल जाती है, ठीक है। कि आप यदि चाहते हो कि आत्महत्या करना है हमको, बिल्कुल हम ठान ही लिए हैं, तो ये कुछ टाइम पहले ही आया है। अभी तक यदि बात करें जब संविधान का निर्माण हुआ था तब भी नहीं था। हमको जीने का अधिकार था, मरने का अधिकार नहीं था, वो तो भगवान के हाथ में था, हम मर गए तो मर गए, ठीक है। लेकिन अब ये भी अधिकार हमको प्राप्त हो चुका है कि यदि हम ऑर्डर लेते हैं तो हम मर सकते हैं, यानी आत्महत्या कर सकते हैं। हालांकि ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सबको देख के चलना पड़ता है, सो वहाँ पे ये राइट्स भी मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या होता है, और ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, आप हर एक एग्जाम में देखोगे पूछा जाता है, ठीक है, कि आपातकाल की स्थिति में कौन कौन से आर्टिकल निलंबित नहीं किए जाते हैं। तो वो आर्टिकल है हमारा 20 देन 21, ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 31 का द्वारा इनकी कार्यान्वयन की सीमाएं हैं, यानी कि आर्टिकल 31 का द्वारा क्या है कि इनकी कार्यान्वयन की सीमाएं हैं। और हमारा 10वां पॉइंट बनता है कि सशस्त्र बलों यानी कि अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। ये आर्टिकल 33 में बात की गई है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा अगला जो 11वां इसकी विशेषता है कि ऐसे इलाकों में इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है। कहाँ पे रोका जा सकता है, जहाँ फौजी कानून प्रभावी हो, ठीक है। तो ये कहाँ पे इनका क्रियान्वयन रोका जा सकता है, जहाँ पे क्या हो, फौजी कानून प्रभावी हो। और हमारा लास्ट है कि इनमें से ज़्यादातर अधिकार स्वयं प्रवर्तित होते हैं, यानी कि जो इनमें से ज़्यादातर अधिकार हैं वो क्या होते हैं, स्वयं प्रवर्तित हैं, जबकि कुछ को कानून, ये बात करें तो कुछ को क्या होता है कि कानून की मदद से प्रभावी बनाया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर अधिकार क्या होते हैं कि स्वयं से ही प्रवर्तित होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको कानून के मदद से ही उनको प्रभावी बनाया जाता है। सो इसकी ये कुछ 10 से 12 जो विशेषताएं थी। और डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि मौलिक अधिकारों की विशेषताएं बताइए, ठीक है। स्टेट पीसीएस में कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा सीधे तौर पे कि मौलिक अधिकार की विशेषताएं बताइए। वहाँ पे सीधे यदि हमको याद है तो हम बिल्कुल एज इट इज छाप देंगे, कुछ उसमें नया अपडेट नहीं करना है कि क्या कैसे करना है। कुछ क्वेश्चन वो होते हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हमको करंट भी मेंशन नहीं करना पड़ता है कि क्या कैसे, ठीक है। तो वहाँ पे हम पूरा उसको इसी तरह छाप देंगे। अब यहाँ पे हो सकता है कि ये स्थायी नहीं है, तो एग्जाम्पल के लिए हम डाल दें कि जैसे आर्टिकल बात करें तो 30 को यानी संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, तो इसी तरह सभी को भी हटाया जा सकता है यदि ऐसी कंडीशन बनती है तो। लेकिन इसमें साधारण बहुमत के द्वारा नहीं हटाया जाएगा, ठीक है, या साधारण विधेयक के द्वारा। इसमें बाकायदा राज्यसभा लोकसभा दोनों से ही एक्ट पारित होंगे, उसके बाद बिल पारित होंगे, एक्ट बनेगा, तब जाके क्या होगा कि ये हटाया जाएगा, ठीक है। और आई होप कि ये आपको इतना समझ में आ गया होगा और आप लोग नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे। और यहाँ पे आप लोग बताइएगा ज़रा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो नोट्स अपनी प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करते जा रहे हैं, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी पढ़ते रहो।